हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विष्णु दत्त है। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी सी सेट का कोर्स, और इस कोर्स के अंदर हम पूरा क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज जो शुरुआत होगी वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के साथ होगी, क्वांट के साथ होगी। और क्वांट में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम होगा नंबर सिस्टम। आप देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर यूपीएससी सी सेट का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूं तो उसमें जो अहमियत है क्वांट की, वो भी बढ़ती जा रही है। और क्वांट के अंदर अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक नंबर सिस्टम, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक बड़ा टास्क होता जा रहा है कि सर नंबर सिस्टम हमें कवर करना है बहुत अच्छे से, सो दैट जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है वो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएं और इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाएं। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की, नंबर सिस्टम की। आज ये वीडियो नंबर 1 होगी हमारी। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जब हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम इस वीडियो को पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। आप जानते हैं कि जो एग्जाम का लेवल है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच की यहाँ पे बात हो रही है, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड जो काफी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उस प्रैक्टिकल अप्रोच पे कैसे काम करना है, चीजों को कैसे समझना है, हम चीजों को कंसेप्चुअली भी कवर करेंगे। देखो, बिना बेसिक के तो कुछ होगा ही नहीं। तो पहले हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद उस पे कुछ, यानी कि पहले पूरा का पूरा बेसिक पार्ट कवर करेंगे, और उसके बाद उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और साथ में हम उस पे पीवाईक्यू भी कवर करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर। तो ये हमारा इस पूरे सेशन का एजेंडा है। वन बाय वन आप इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हम पढ़ेंगे वो यूपीएससी लेवल का होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टाइप के एग्जाम को यहाँ पे उस तरीके से आसान आसान चीजों को कवर करेंगे, नहीं। हम पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू भी यही लेंगे, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, मैं बात एग्जाम की करूंगा। हो सकता है कि आपका कई बार मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा आराम से देखनी पड़े, या एक बार के बजाय 2 बार देखनी पड़े। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, कोई इश्यू नहीं है। आपने अभी तक, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इश्यू नहीं है। आपने जो भी यहाँ पे मेहनत की है उसमें आप सफल नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देख लिया, तो मैं इस बात की आपको एश्योरेंस देता हूं कि वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छे वाली आउटपुट जरूर देखने को मिलेंगी, और आप एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस सेशन को। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे सब टॉपिक्स है इसके अंदर। तो वन बाय वन बहुत सारी वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर भी जो आगे सब टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब आपको देखने में लगेगा सर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा कि पहले आपको बेसिक से अच्छे से सीखना है। बेसिक से अगर आपको समझ में आ गया, मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर पीवाईक्यू भी कवर करवाऊंगा। और आपको लगेगा कि यार देखो कि 2023 के एग्जाम में ही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे बेस्ड। कि कितना आसान था चीजों को समझना, बट हम चीजें समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए एग्जाम में आंसर नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक चीजें ही होंगी, बेसिक से शुरुआत करेंगे, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी, बहुत मजा आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब है नंबर्स का वर्गीकरण। नंबर्स के बारे में समझना है हमें। ठीक है जी, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक नंबर, ये जो नंबर सिस्टम है ये होता क्या है। ठीक है, अब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर्स को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं भाई। तो सबसे पहले होता है डेसिमल सिस्टम, एक होता है हमारा बाइनरी सिस्टम, एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक होता है हमारा ऑक्टल सिस्टम। अब आप कहोगे सर इन सब में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चे, डिफरेंस है डिजिट्स का। जैसे जो डेसिमल सिस्टम है इसके अंदर टोटल जो डिजिट यूज होती हैं, टोटल डिजिट,
वो 10 यूज होती है, टोटल 10 डिजिट यूज होती है। ठीक है, कौन सी है वो डिजिट? जीरो से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9, एक जीरो से लेकर के 9 तक की जो डिजिट है वो डेसिमल सिस्टम में यूज होती है। इन्हीं का यूज करके हम किसी भी नंबर को बनाते हैं। एक होता है बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट यूज होती है टोटल। 2 डिजिट, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 की फॉर्म में, वो 2 डिजिट होती हैं 0 और 1। ठीक है, एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 16 डिजिट्स का यूज किया जाता है। कितने डिजिट्स का? 16। इसमें जो होते हैं 6 तो लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और जो 10 होती हैं वो क्या होते हैं? डिजिट्स होती हैं, जो न्यूमेरिकल डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 से लेकर के 9 तक। ठीक है, एक होता है ओक्टल सिस्टम। अब इस ओक्टल सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स का यूज किया जाता है? तो ओक्टल सिस्टम के अंदर टोटल 8 डिजिट्स का यूज किया जाता है। ये 8 डिजिट होती हैं आपकी 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो ये तो होगी कि एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टाइप के सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टाइप के सिस्टम का यूज किया जाता है। लेकिन क्या ये हमारे काम के के सारे? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर जो डेसिमल सिस्टम है इसके बारे में पढ़ना है बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये जो बाइनरी सिस्टम आपने देखा होगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, तो हमारे काम का सिर्फ डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए डेसिमल सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस डेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे काम की चीजें क्या है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी डिजिट यूज होती है। तो टोटल जो डिजिट यूज होती है वो 10 होती है। आप कोई भी नंबर लिखोगे तो हमेशा इन 10 डिजिट्स का यूज करके लिखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चाहे आपको कोई भी नंबर लिखना है, इन्हीं नंबर, इन्हीं डिजिट का यूज होगा, इनसे बाहर तो कोई यूज नहीं होता। जैसे आपने कोई नंबर लिखा 3 7 8 9 2 5 4, ये। अब इससे कुछ बेसिक बेसिक से सवाल आपसे पूछ सकता है। वैसे तो यूपीएससी इतने हल्के लेवल पर नहीं पूछता है, ये तो बहुत बेसिक हो जाएगा, लेकिन इन बेसिक चीजों का बहुत बार अच्छी जगह यूज हो जाता है ना। एक डाटा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना देगा, कुछ डाटा सफिशिएंसी टाइप कुछ क्वेश्चन बना देगा। तो चलिए इसमें छोटी छोटी बातें जानते हैं। सबसे पहला, प्लेस वैल्यू। जब भी कोई नंबर, सपोज हमें ये एक नंबर गिवन है, इसमें आपसे प्लेस वैल्यू पूछ लेगा किसी भी डिजिट की। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, क्या होता है? स्थानीय मान, हिंदी में बोलते हैं इसको। जैसे ये गिवन नंबर है, इसमें बताइए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगी, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने 9 लिखा और 9 के राइट में, 9 के राइट में देखो, 9 के इधर 1 2 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 0 लगा दो, 1 2 3। जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो आप 5 लिखो और 5 के बगल में देखो, राइट की तरफ, दाईं तरफ कितनी डिजिट है? सिर्फ 4 ही है, तो एक जीरो लगा दो। जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो आप 7 लिखेंगे, 7 के बाद राइट में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरोज लगा दो, 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये 7 की प्लेस वैल्यू होगी। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप 4 लिख लो, क्योंकि 4 के राइट में कोई भी डिजिट नहीं है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होगी। बस इतनी सी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू। एक दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, फेस का मतलब आप हिंदी में, मुझे इतना पता भी नहीं है क्या कहते हैं इसे, लेकिन फेस वैल्यू जब भी पूछेगा तो किसी, जैसे सुपोज यही एक नंबर हमें गिवन था 3 7 8 9 2 5 4, इसमें हमें किसी भी नंबर की फेस वैल्यू बतानी है, डिजिट की, सॉरी। जैसे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9, तो कोई भी डिजिट, उसकी जो फेस वैल्यू होती है ना, वो खुद ही डिजिट होती है। जैसे 9 की फेस वैल्यू यहाँ क्या होगी? 9 ही होगी। जैसे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। जैसे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू आपकी 2 ही होगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू हमेशा वो खुद ही होता है। ठीक है, अच्छा, कभी आपसे ये पूछे कि कोई ऐसी डिजिट होती है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है, ठीक है, तो वो होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या होता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को बोलते हैं बच्चे इकाई का अंक। और ये इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है जो फर्स्ट डिजिट होती है फ्रॉम द राइट, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, तो जो 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी दोनों सेम होगी। कोई भी नंबर लिख लिया आपने, 9 8 1 7 2 6 5, तो ये ऐसा डिजिट होगा जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होगी, 5।
ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, बात समझ में आई सबको? तो छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे जो नंबर्स हैं उनको कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, देखते हैं। अब जो नंबर्स हैं, नंबर्स को कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कौन सा नंबर किस टाइप से कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और मैं ये वादा करके बोल रहा हूँ, आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो से आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे अपने। सिर्फ एक वीडियो से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। आप सोच के देखो कि हम किस लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो। तो जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को दो उसमें हम डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में बोल रहे हैं तो ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं और ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये होती है वास्तविक संख्याएं और ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक तो होती ही नहीं है, इमेजिनरी मतलब हम सोच रहे हैं। ठीक है, इमेजिनरी से आप छोटी सी बात ध्यान रखो, ये आयोटा होता है बच्चे। ठीक है, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो आयोटा इज इक्वल टू होता है √/-1। इतनी सी बात आपको इमेजिनरी से ध्यान में रखनी है। सारा गेम किसका है? रियल नंबर का है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का है। अब ये रियल नंबर को हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो 2 पार्ट क्या है बच्चे? एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं अप्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं, और रैशनल को बोलते हैं प्रीमेय संख्याएं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में फर्क क्या है? तो दोज नंबर, वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल होते हैं। और जिन नंबर्स को p/q की एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल होते हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल तो दो, बताओ तो सही। जैसे बच्चे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे 5/19 है, ये एक रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर ये 3, 5, 18 ये क्या है? ये भी सारे रैशनल नंबर है। बट आप कहोगे सर इनमें p/q तो है ही नहीं। बच्चे है तो, ये डिवाइड बाय 1 है ऐसे, जो एक कंप्लीट फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो ये सारे रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इरेशनल में कौन से आएंगे? इरेशनल में आएंगे भाई जैसे √2 है। ठीक है, बच्चे √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये खत्म ही नहीं होगा जा करके। जैसे √3 है, ठीक है, 1.73 खत्म ही नहीं होगा जा करके। बच्चे ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे 2.39876523, ये चलता ही जा रहा है, कहीं जाके खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रैशनल जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब एक दो एक्सेप्शंस भी होती हैं चीजें। जैसे आप बोलोगे सर पाई क्या है? पाई, तो पाई बच्चे इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर पाई तो 22/7 होता है, तो ये इरेशनल कैसे हुआ? नहीं, पाई और 22/7 इक्वल नहीं होते। ये पाई की एक एज्यूम्ड वैल्यू है। क्या है? पाई की एक एज्यूम्ड वैल्यू। क्यों है बच्चे? क्योंकि एक जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल का डायमीटर होता है, डायमीटर। ये डायमीटर इसकी सरकमफ्रेंस को 7:22 में डिवाइड करता है। इसीलिए हमने क्या बना दिया, पाई की वैल्यू एज्यूम करनी शुरू कर दी 22/7। एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ये होती है। तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक डाउट और आता है, सर जैसे कई बार इस टाइप के नंबर होते हैं 0.333, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो बच्चे ये जो रिपीटिंग डिजिट होती है ना, रिपीटिंग नंबर होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स कह लो, रिपीटिंग डेसिमल, ये भी हमेशा रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि इनको आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 बार, इसका मतलब होता है 1/3। क्यों होता है ये तो आगे हम पढ़ेंगे एक डिफरेंट उसके अंदर, लेकिन अभी इतनी बात आप समझिएगा। ठीक है, 0.333 इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3। ठीक है, तो जितने भी ये जैसे 0.8777, ये जो जितनी भी रिपीटिंग डिजिट होती है ना, ये सारी रेशनल के कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर होगी सबको। नंबर्स को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। रियल दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। अब जो ये रैशनल नंबर है, इनको आगे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो इन रैशनल को ब्रेक करेंगे। रैशनल 2 टाइप से ब्रेक होंगे, एक होंगे इंटीजर, एक होंगे फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन का मतलब तो आप समझते ही हो। इंटीजर आप
अब हिंदी में मुझे इतना पता नहीं है इंटीजर को क्या कहते हैं, ठीक है, बट समझिएगा आप, कोई भी नंबर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। -7 भी इंटीजर है, प्लस का 7 भी इंटीजर है, माइनस का 1117, 2,13,819 ये भी एक इंटीजर है। तो ये सारे के सारे इंटीजर है, ठीक है। और फ्रैक्शन जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। पहले इंटीजर, इंटीजर को आगे ब्रेक करेंगे होल और नेगेटिव के अंदर, और जो फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। पहले फ्रैक्शन को समझो, ठीक है। फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ए बाय बी, और ये भी ए बाय बी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये तो दोनों सेम ही हो गए भाई, है ना। देखो जहां जो ए है वो लेस देन बी हो, ए छोटा हो, ये न्यूमरेटर जो है ये छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 3/5 है, जैसे 5/7 है, जैसे 2/19 है, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर क्या होते हैं सर? इम्प्रॉपर होते हैं जहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे आपका 19/3 है, जैसे आपका 16/5 है, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जहां अंश हर से बड़ा हो वो इम्प्रॉपर, जहां अंश हर से छोटा हो, यानी जहां न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, those fraction are proper fraction, and where numerator is greater than denominator, those fractions are improper fraction। समझ में आया सबको? चलो अब इंटीजर पे आ जाओ भाई। अब इंटीजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर को हमने होल बोल लेते हैं, हम क्या बोल लेते हैं? होल। वैसे जैसे आपने कभी सुना होगा कि होल नंबर क्या होते हैं, जीरो इज अ होल नंबर, आप ऐसे सुनते होंगे, गलत है बच्चे। जीरो कभी भी अकेला होल नंबर नहीं होता। पहली बात तो ये हमेशा सेट ऑफ होल नंबर होता है। क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के सारे जो नंबर्स होते हैं ये सेट ऑफ होल नंबर होता है, ठीक है। नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव वाले नेगेटिव होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो से पहले तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? जीरो से इनफाइनाइट। इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया आगे। जो होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, दो पार्ट। एक तो जीरो हो गया अकेला। अब ये सेट ऑफ होल नंबर है, ये सेट ऑफ होल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें से जीरो निकाल दोगे तो ये क्या बच गए? नेचुरल नंबर बच गए। बचे क्या? बच गए नेचुरल नंबर। यानी कि वन से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब आगे नेचुरल नंबर्स को देखेंगे कि नेचुरल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो नेचुरल को अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर मैंने अभी बताया आपको कि नेचुरल नंबर क्या होंगे? वन से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उनमें क्या होंगे? कुछ नंबर इवन होंगे। इवन क्या होता है भाई? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू। जो नंबर दो से भाग होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे छोटा जो इवन नंबर जो नेचुरल का पार्ट हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे के सारे इनफाइनाइट तक सारे क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। अब देखो बहुत बार ये डाउट होता है कि सर जीरो क्या है? जीरो पहली बात तो सेट ऑफ होल नंबर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन कभी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जीरो एक इवन नंबर है, तो यस, क्योंकि जीरो भी टू से डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन इवन नंबर नेचुरल का पार्ट होते हैं, इसलिए हम जीरो को यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो पहला इवन नंबर हम टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओड नंबर क्या होते हैं बच्चे? ओड नंबर क्या होते हैं? जो टू से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते। जैसे सबसे पहले 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो नंबर होंगे सारे के सारे ये क्या होंगे? ओड नंबर होंगे आपके, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें, एक होते हैं प्राइम नंबर। अब आप कहोगे सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चे जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। जो नंबर या तो वन से डिवाइड होते हैं
या खुद से डिवाइड होते हैं। 1 से और खुद से वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, क्योंकि जब किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे तो 2 से भी डिवाइड नहीं होंगे, है ना। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या है? 2, फिर 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। छोटी छोटी बातें यहां बता रहा हूं जो बड़े काम की हैं, बाद में ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि अप टू 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, अगर 1 से काउंट करें 100 तक तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अप टू 200 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 46। अप टू 100 मतलब 1 से लेकर के 100 तक इन नंबर्स में से अगर आप छांटोगे प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर कितने निकलेंगे? 25। और अगर आप इनमें से छांटोगे प्राइम नंबर 200 तक तो कितने निकलेंगे? 46। तो 25 और 46 ध्यान रहेगा सबको। चलो, तो ये होते हैं प्राइम नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं, बस। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? 2। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे सवाल आया पेपर में। आप सोच सकते हो कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि 23 के एग्जाम में कैसे यहां से सवाल पूछा गया, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट होता है को प्राइम, ठीक है बच्चे। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम 2 नंबर का पेयर होता है। को प्राइम क्या होता है? पेयर ऑफ 2 नंबर, पेयर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम। एक होता है बच्चे को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। और एक होते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताता हूं। देखो, जो प्राइम, जो रिलेटिवली प्राइम होता है ना बच्चे, ये दो ऐसे नंबर का पेयर होता है जिनका HCF 1 हो, ठीक है, जिनका HCF क्या हो? 1। जैसे 18 और 25, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, दो रिलेटिवली। इसका मतलब ये है कि दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। देखो 25 किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो 5 से 18 डिवाइड नहीं होता। 18 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, बट इन सब से 25 डिवाइड नहीं होता। यानी दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जहां पे HCF 1 हो वो क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि 42 और 37 ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। आप कुछ भी बना लो इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा होता है आपका को प्राइम, ठीक है। दूसरा होता है आपका को प्राइम। ये को प्राइम क्या होते हैं बच्चे? को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF तो 1 होता है लेकिन वो नंबर भी प्राइम होते हैं, खुद भी नंबर भी प्राइम। जैसे 11 और 17, ये दोनों क्या है? को प्राइम है। यानी ये ना तो इनका कोई कॉमन फैक्टर है और ना ही इनका कोई इंडिविजुअल फैक्टर है। जैसे आप कहोगे कि 31 और 47 ये को प्राइम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये को प्राइम नंबर होते हैं। एक होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस भी 2 हो, जिनका डिफरेंस भी 2 हो। जैसे 11 और 13, ये को, जो ट्विन प्राइम होते हैं वो को प्राइम भी होते हैं, ठीक है। जो ट्विन प्राइम होते हैं वो को प्राइम भी होते हैं। जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो को प्राइम और ट्विन प्राइम नहीं होते, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि को प्राइम देखो दो नंबर ऐसे जिनका ना कोई कॉमन फैक्टर है। को प्राइम के अंदर HCF भी 1 होना चाहिए, समझ रहे हो ना, और वो नंबर प्राइम भी होने चाहिए, ठीक है। और ट्विन प्राइम के अंदर HCF भी 1 होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, और डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो ये खास बात होती है किसकी? ट्विन प्राइम की। जैसे 11 और 13 है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे पेयर है। जैसे 41 और 43, ये ट्विन प्राइम है, क्योंकि दोनों का ना कोई कॉमन फैक्टर है ना इंडिविजुअल फैक्टर है, और दोनों का डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। डिफरेंस भी 2 है, तो ये आपका ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है भाई। ध्यान रहेगा सबको, तो तीनों में अंतर सबको पता होना चाहिए। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, एक होता है कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर,
ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी। फिर 6 होता है, 6 आप देखोगे 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, सबसे डिवाइड होता है। यानी कि जिसके जो अपने और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो, वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? ये सब के सब क्या है बच्चे, कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक भी कहीं भी संशय नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, चलिए। एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बला है, परफेक्ट तो हमने कभी सुना भी नहीं। तो ये परफेक्ट नंबर क्या होता है बच्चे? परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि जिन नंबर्स का जो फैक्टर होते हैं, सम ऑफ फैक्टर, लेकिन एक्सक्लूडिंग नंबर, नंबर नहीं लेना, सिर्फ उसके फैक्टर लेने हैं, उनका सम उसी नंबर के इक्वल आ जाए, तो वो एक परफेक्ट नंबर होता है। जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर है। अब आप कहोगे कैसे? 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से। देखो इसके फैक्टर्स का सम भी 6 ही बन रहा है। जैसे अगर आप कहोगे 28 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। 28 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, इन सब का सम करोगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो ये कितना बन गया? 21 25 27 28। तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। और और बोलोगे सर एग्जांपल दो, तो 496 ये भी एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 8128। अब इनको मैं प्रूव तो नहीं कर सकता हूं, यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर है, पूरा आधा घंटा लगेगा लिखने में इनके फैक्टर्स को। तो लेकिन ये भी परफेक्ट नंबर के एग्जांपल है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जिसके फैक्टर्स का सम उसी नंबर के बराबर आ जाए, वो आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये बात आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो। जो ये छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ ना, इनके नोट्स बनाया करो साथ के साथ। ठीक है, और जब क्वेश्चन हम करें वहां अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, उसके बाद फिर रैशनल आगे होल में टूटेगा, होल आगे नेचुरल में, नेचुरल से फिर ये सब बनेगा। फ्रैक्शंस के बारे में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इवन क्या होता है, ओड क्या होते हैं, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, सब आपको पता होना चाहिए। तो आगे की कहानी आपके लिए आसान होगी। ठीक है, चलो फिर अब इसमें छोटी छोटी कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, और कैसे आप उन्हें बहुत आराम से सोल्व कर सकते थे। जो बहुत मुश्किल लग रहे थे आपको, वो आसान हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद। ठीक है, चलो तो थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में, कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा पॉइंट और जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, वो छोटा सा पॉइंट क्या है, और ये छोटा नहीं है, ये कहने को बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन इतना काम आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्या है बच्चे, कि जब भी हम किसी इवन नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करते हैं, तो वो क्या बनेगा? ठीक है, या जब भी हम किसी इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे, तो वो क्या बनेगा? या जब भी हम किसी ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, तो वो क्या बनेगा? या किसी ओड नंबर में से ओड नंबर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? या हम कभी भी किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, तो वो क्या बनेगा? या किसी इवन नंबर में से ओड नंबर माइनस करेंगे, तो क्या बनेगा? या ये आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ ओड में इवन ऐड कर लो या ओड में से इवन माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब दोनों नंबर सेम हो, या तो दोनों नंबर इवन हो, या दोनों नंबर इवन हो, या दोनों नंबर ओड हो, या दोनों नंबर ओड हो, मतलब सेम सेम हो, या वो प्लस हो रहे हो या वो माइनस हो रहे हो, वो हमेशा इवन ही आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? इवन ही आते हैं। ये बात आप ध्यान रखो, हमेशा इवन आएंगे। जैसे आप देख लो, इवन नंबर 4 है, एक इवन नंबर 8 है, तो 4 और 8 12 हो गया, कभी भी ऐड कर लो। एक इवन नंबर 4 है, एक इवन नंबर 2 है, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, है ना। एक ओड नंबर 3 है, एक ओड नंबर 5 है, तो 3 और 5 8 हो गया, इवन नंबर है। एक ओड नंबर 5 है, एक ओड नंबर 3 है, माइनस करोगे तो 2, यानी सारे क्या आए हैं? इवन आए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब दोनों का सेम नेचर हो, या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो, या उनको ऐड कर लो या उनको सब्ट्रैक्ट कर लो,
तो उनका जो नेचर आएगा, उनका जो सम या डिफरेंस आएगा वो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, याद रहेगा सबको, क्या आएगा? इवन ही आएगा। लेकिन जब दोनों डिफरेंट हो, एक इवन में एक ओड ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा ओड होगा, और या एक इवन में से एक ओड माइनस कर रहे हो वो हमेशा ओड होगा। ठीक है, तो जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ओड आएगा, और जब दोनों सेम होंगे तो हमेशा इवन आएगा। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी बहुत अच्छे से, और बहुत आराम से मैंने बता दिया, भूलोगे भी नहीं कभी, बहुत आराम से याद रह जाएगी। ठीक है, जैसे एक इवन नंबर 12 है, एक ओड नंबर 5 है, देखो 17 आया कि नहीं? जैसे एक इवन नंबर 12 है, एक ओड नंबर 5 है, तो कितना आया? 7 आया। दोनों के दोनों ओड आए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। जितना मैंने नंबर्स के बारे में बताया और इन पॉइंट्स के बारे में बताया, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो, जितनी बातें अभी तक हमने सीखी हैं, आप कहोगे सर बहुत बेसिक बातें हमने सीख ली हैं, अब ये भी तो बता दो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आए थे, या इनसे कैसी चीजें पूछेगा, इनका यूज कैसे करना है। तो वो कुछ क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो पहला ही क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे। बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन से शुरू किया मैंने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 110 एंड 140, 110 से लेकर के 140 तक ऐसे कितने प्राइम नंबर होंगे वो बताओ। अब आपको पता है कि प्राइम क्या होते हैं भाई? प्राइम वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। अब मैंने 100 तक तो आपको बताया था कि 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46। लेकिन अगर मिडल में कहीं पूछ लेगा तो आपको मैनुअल तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। क्या 111 एक प्राइम नंबर है? नहीं। 12, 13, बिल्कुल 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 123। ठीक है, नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है भाई, 3 से डिवाइड हो रहा है। 24, 25, 26, 27, 127 शायद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 128, 129 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 130, ठीक है, 130, 131 एक प्राइम नंबर है। 132, 133, 134, 135, 136, 137 एक प्राइम नंबर है। 38, 39, 139 भी ये एक प्राइम नंबर है। तो ये 6 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये आपको मैन्युअली चेक करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर, कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप देखो, जैसे हमें ये चेक करना है कि 129 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये देख लो कि 129 के आसपास स्क्वायर क्या होता है। जैसे 129 के आसपास एक कंप्लीट स्क्वायर 121 होता है। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। ठीक है, अब ये 11 का स्क्वायर होता है बच्चे। तो 11 तक के जितने भी नंबर है ना, उससे डिवाइड करके देख लो। क्या ये 1 से डिवाइड होता है? 2 से होता है? 3 से होता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी डिवाइड नहीं होता ये। तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे इसको भी ज्यादा से ज्यादा 12 तक के नंबर से डिवाइड करके देख लो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, तो ये तो 144 से छोटे नंबर है सारे। तो 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 तक जितने नंबर उनसे डिवाइड करके देख लो, है ना? जैसे आपको चेक करना है कि क्या 113 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर क्या है? सॉरी, 113 एक प्राइम नंबर है, तो ये 100 होता है इसके आसपास स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 10 तक के सारे नंबर से इसको डिवाइड करके देख लो बस। अगर ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब ये एक प्राइम नंबर है। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो ये 6 प्राइम नंबर है यहाँ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी? बात समझ में आई सबको? चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो साथ के साथ, जैसे वीडियो को पॉज कर लो,
अभी आपके सामने वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन हमेशा, है ना, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करो उसको। ये तरीका रखोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ के साथ क्वेश्चन करने में मजा आएगा। थोड़ा दिमाग तो लगाओ अपनी तरफ से, क्वेश्चन तो समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्राई भी करना पड़ेगा बच्चे। इसके बाद फिर इस पे क्विज होगी, वो भी सोल्व करना। हो गया काम हमारा, है ना। देखो क्या है, अ नंबर n इज सेड टू बी परफेक्ट if the sum of all its divisor excluding n itself is equal to n, an example of perfect number is। मैंने आपको बताया था बच्चे कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स का सम ऑफ फैक्टर जो है वो उसी नंबर के बराबर हो। और कौन से होते हैं वो, जैसे यहां से चेक करोगे, सिक्स के फैक्टर क्या है भाई, 1 2 3। उस नंबर को नहीं लेना, तो इनका सम 6 ही है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। फिर देखोगे 15, तो 15 1 से 3 से 5 से, इसका तो सम 15 नहीं है ना। फिर 28 देखो, 28 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से। तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड सी। क्लियर है भाई, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि इफ 2 की पावर p प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर देन p मस्ट बी पावर ऑफ। कि p की वैल्यू क्या होगी फिर, वो कह रहा है कि p की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें, कि ये क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। बच्चे हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, है ना। तो 1/1 पावर रखूं, जैसे मैंने 2 की पावर ऑप्शन 1 से 2 रखी, 2 की पावर 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5, तो ये तो एक प्राइम नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज बाकी सबको चेक करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1, तो ये 9 बनेगा भाई, तो ये नहीं है, क्योंकि 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं होता। फिर आप 5 रखोगे यहाँ, 2 की पावर 5 प्लस 1, तो 32 प्लस 1 33, तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर आप 6 रखोगे, 2 की पावर 6 प्लस 1, तो ये 65, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप की चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या है कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, है ना। एंड ए एंड सी आर ओड नंबर, बी इज एन इवन नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वो कह रहा है कि ए और सी जो हैं, ए और सी ये ओड नंबर है, और जो बी और डी है वो इवन नंबर है, बी और डी। तो बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब इवन और ओड की डेफिनेशन आपको पता है, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो आपके ओड होते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे आपके इवन नंबर होते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, मान लीजिए ए 1 है, सी 3 है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोल्व करने होते हैं आपको। मान लीजिए बी 2 है और डी 4 है, मान लो ये इवन है, ये ओड है। अब यहाँ पुट करके देखो, अब बी स्क्वायर, बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, ए 1 है बी 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, प्लस सी, सी कितना है, सी आपका 3 है, तो ये कितना हो गया बच्चे, ये 2 की पावर 4 होगा इंटू 5, तो 20, 20 तो इवन होता है बट वो तो ओड कह रहा है, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। अब वैसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। अब ये देखो कि बी एक इवन नंबर है, बी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो हमेशा इवन ही आएगा। तो आपको ये नंबर भी सोचने की जरूरत नहीं थी, यहाँ आप डायरेक्टली आप इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। अब आप यहाँ पे देखो ए बी और सी। अब बच्चे एक बात देखो, ए और सी ओड है, बी इवन है, तो अगर ओड इंटू इवन करोगे, क्योंकि ए और सी ओड है, बी इवन है, तो तीनों की प्रोडक्ट तो इवन ही होगी ना, इवन प्लस। अब ए और सी ओड है, अगर ए और सी ओड है तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ओडी होगी भाई,
1 into 3 कर लो, ओड ही होगी। जब आप इवन में ओड ऐड करते हो तो वो हमेशा ओड ही तो बनता है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिफरेंट हैं, इवन और ओड को ऐड करोगे तो हमेशा ओड आएगा। बट वो कह रहा है ये तो इवन है। आपकी मर्जी है, या आप ये ऑप्शन पुट करके कर लो, या जो मैंने तरीका बताया था वो कर लो। तो ये तो इवन कह रहा है बच्चे, लेकिन ये तो ओड बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप यहां देखो, ए बी, ए क्या है ओड, बी क्या है इवन। तो ओड और इवन की प्रोडक्ट क्या बनेगी, इवन प्लस बी और सी। बी क्या है आपका बच्चे, बी है इवन और सी है ओड। तो ओड और इवन की प्रोडक्ट क्या बनेगी, इवन। फिर सी ए, अब सी क्या है आपका ओड, ये ओड, तो ये बनेगा ओड। तो जब इवन और इवन को ऐड करोगे इवन, और जब इवन और ओड को ऐड करोगे फिर ओड। और यही तो वो बात कह रहा है कि ये ओड होंगे। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे। ये आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, इवन में इवन ऐड करोगे इवन होगा, इवन में इवन माइनस करोगे तो भी इवन, ओड में ओड ऐड करोगे तब भी ओड, ओड में से ओड माइनस करोगे, सॉरी, तब भी इवन, और ये भी इवन। यानी सेम कभी भी ले लो, सारे इवन होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट आ गया इवन और ओड, या इवन और ओड का डिफरेंस लोगे या सम करोगे, तो ये हमेशा ओड होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से मैंने अच्छे से बताया आपको ये, तो ध्यान रहेगा सबको भाई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कितना शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है इन्हीं चीजों पे जितनी आपको पढ़ाई गई है ना। देखो क्या है, कंसीडर द इक्वेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 24 वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कह रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू है 24। ठीक है भाई, और a और b पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इस पूरे को एक डिजिट ले लें, इस पूरे को एक डिजिट। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। अब देखो, या तो a प्लस बी 24 बन जाए और a माइनस बी 1 बन जाए, तब ये 24 आएगी प्रोडक्ट, फैक्टर तो यही बने ना। या ये 12 हो और ये 2 हो, तब आएगी। या ये 8 हो और ये 3 हो, तब आएगी। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, भाई भाग करके देख लो ना इसको, 1 से डिवाइड करो, 2 से करो, 3 से करो, फिर 4 से करो। ठीक है, फिर 5 से ये होगा नहीं, फिर उसके बाद ये ज्यादा नहीं आ सकता ना, a प्लस बी ज्यादा आएगा, a माइनस बी ज्यादा नहीं आ सकता, तो इसके बाद तो यही पेयर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही पेयर बन सकते हैं। अब देखो, क्या ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने, फ्रैक्शन नहीं इंटीजर। तो ऐसा पॉसिबल है कि a प्लस बी 24 हो जाए और a माइनस बी 1 हो जाए, नहीं पॉसिबल। चाहे आप सम कर लो, इसका फ्रैक्शन में आएगा ये। क्या ऐसा पॉसिबल है कि a प्लस बी 12 हो जाए और a माइनस बी आपका 2 हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या, देख लो सम करके। ये देखो 2a इज इक्वल टू हो गया 14, तो a इज इक्वल टू हो गया 7। तो a अगर 7 है तो b आपका 5 होगा। तो 7 और 5, 7 और 5, तो 7 प्लस 5 और 7 माइनस 5। ठीक है भाई, तो ये 12 और ये 2, तो 7 और 5 से पॉसिबल है कि a की वैल्यू 7 हो और b की वैल्यू आपकी 5 हो। क्या और किसी से पॉसिबल है, ये चेक करो कि a प्लस बी 8 बन जाए और a माइनस बी 3 बन जाए। तो जब आप सम करोगे तो ये a की वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आई। क्या 6 और 4 से पॉसिबल है कि a प्लस बी 6 हो जाए और a माइनस बी आपका 4 हो जाए। तो जब आप सम करोगे तो 2a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू 5 आई। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यानी a 5 आया और b की वैल्यू 1 आई, है ना। आप ये मत सोचो कि सर आपने तो बहुत लंबा तरीका, ऐसे ही होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, अभी चीजें नहीं पता है ना, तभी लग रहा है। जब आप इनको पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो इतना टाइम क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखो, तो यानी दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या आए यहाँ पे, ओड आए। तो ये कहाँ गिवन है आपका, ये यहाँ पे गिवन है, बोथ ए एंड बी आर ओड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कि बोथ ए एंड बी आर ओड, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी सबको, चलिए नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, बोला गया है। देखो बार बार इन्हीं नंबर्स पे ही क्वेश्चन है बच्चे, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। p इज अ प्राइम नंबर एंड p स्क्वायर प्लस 3 इज ऑल्सो अ प्राइम। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p सेटिस्फाइंग द गिवन क्राइटेरिया, कि p की कितनी, p की वैल्यू, क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p सेटिस्फाइंग द गिवन। अब देखो p स्क्वायर प्लस 3 प्राइम होना चाहिए। प्राइम की डेफिनेशन आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ p की वैल्यू 3 पुट करूं, पहला ऑप्शन 3, 3 की पावर 2 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। 2, 2 की पावर 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। या 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 4, ये भी प्राइम नहीं है। या कांट से ऐसा भी नहीं है कि कह नहीं सकते, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है सबको? बहुत आराम से वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, देखो, पहले समझो चीजों को। ये मत सोचो कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो कभी ये नहीं किया। आईएएस ऑफिसर बनना है आपको, आईपीएस ऑफिसर बनना है, इतना बड़ा ख्वाब है आप लोगों की। मैं मेहनत करने की मनसा पे तो शक कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने वो सब किया है, ऑप्शनल प्रिपेयर किया होगा, जीएस प्रिपेयर किया है, ये सब। तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। डेफिनेटली आपको बताना है हमारे एफर्ट आप लोगों के लिए क्या सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स ए एंड बी। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्विज में मिलेंगे, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे देखो एक वीडियो में इतनी चीजें पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बेसिक भी बताया, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, और ज्यादा प्रैक्टिस आपको क्विज से करनी है, तो क्विज जरूर दीजिएगा इसके बाद, है ना। तो टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट वन इज ओड एंड द अदर इज इवन, तो विच स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। एक ओड है, एक इवन है, ठीक है, एक ओड है, एक इवन है, कुछ भी ले लो भाई। विच स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, ट्रू बोल रहा है ना। तो कोई भी उठा लो। अगर मैं कहूं कि वन इज ओड, तो सपोज ए वन है और अदर इवन है, तो बी टू है। चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ए की पावर टू बी इज इवन, तो वन की पावर टू बी, तो वन की पावर टू बी यानी फोर, तो वन की पावर तो कितनी भी हो वन ही रहेगा, तो वन तो एक ओड नंबर है, इवन तो नहीं है, गड़बड़ है। नेक्स्ट है ए प्लस बी इज इवन, तो जब किसी इवन और ओड नंबर को ऐड करते हैं तो वो तो हमेशा ओड ही आता है बच्चे। ये मैंने आपको बताया हुआ है कितने अच्छे से, ओड में इवन ऐड कर लो या इवन में ओड, वो तो ओड आएगा, बट वो तो कह रहा है कि ये इवन है, तो ये भी गड़बड़। नेक्स्ट है ए की पावर बी, बी की पावर ए इज इवन, ठीक है, यानी कि वन की पावर टू और इंटू टू की पावर वन। बच्चे आप ये ध्यान रखो ना कि अगर आप ओड की पावर इवन ले रहे हो और इंटू इवन की पावर ओड ले रहे हो, है ना, तो ये तो इवन ही आएगा ना हमेशा, इवन की पावर जितनी भी ले लो। और इवन की ओड के साथ प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होती है, तो ये तो हमेशा इवन ही बनेगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटे जो पॉइंट बताए थे ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखने हैं, वो ध्यान हो गए, आपकी कहानी सफल है, ठीक है। चलो अब कुछ पीवाई क्यू भी देखेंगे इस पे, कि क्या जो चीजें पढ़ रहे हैं वो पीवाई क्यू में काम आने वाली थी। देखो चेक करते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। Three of the five positive integer p, q, r, s, t are even and two of them are odd. Not necessarily in order. तो consider the following कि 5 इंटीजर हैं p, q, r, s, t, इनमें से 3 इवन है, 2 odd है, ठीक है। तो बताओ कि कौन सा सही है। पहला है कि p प्लस q प्लस r माइनस, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो s प्लस t, कि ये डेफिनेटली इवन होगा, ठीक है। अब देखो 3 इवन है तो ओड है। अब मैं सिचुएशन मान के चलूं कि ये तीनों ओड है, सपोज ये तीनों के तीनों ओड है, ठीक है, सॉरी तीनों के तीनों इवन है, क्योंकि तीन तो ओड है ही नहीं, ओड तो सिर्फ दो ही है, ठीक है भाई। तो अगर ये तीनों के तीनों इवन है, इवन, और ये दोनों ओड हैं, तो ओड और ओड का सम क्या होगा भाई, इवन होगा।
और इवन का डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा, तो ये तो इवन आया। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओड और ओड का डिफरेंस इवन होता है अगर ये दोनों एस और टी दोनों ओड है। ठीक है, अगर ये एस और टी दोनों ओड है तो इनका डिफरेंस तो इवन होगा, है ना। और ये इवन है तो इवन और इवन का डिफरेंस इवन होता है, क्योंकि जब सेम सेम हो दोनों, इवन इवन हो ओड ओड हो, तो इवन ही आता है ना। चलो, अब यहां से सिचुएशन बदलो एस और टी से, कि सपोज एस तो ओड है, चलो ये दोनों ओड ले लिया हमने, अब दोनों अगर इवन है, तो अगर दोनों इवन है एस और टी, तो दोनों का डिफरेंस भी इवन होगा, अगर दोनों इवन है। अब ये यहां पे अगर ये दोनों इवन है तो यहां सिर्फ एक नंबर इवन होगा और दो ओड होंगे, दो ओड होंगे। अब जो ओड और ओड है इनका सम भी इवन होगा, और इवन का सम इवन होगा, तो ये भी इवन हुआ और ये भी इवन हुआ, तो इवन और इवन का डिफरेंस फिर से इवन होगा, तो ये फिर से डेफिनेटली इवन होगा। अब क्या सिचुएशन हो सकती है कि एस और टी में एक इवन हो और एक ओड हो, कोई भी हो। तो जब इवन और ओड होंगे तो यहां से जो डिफरेंस मिलेगा आपको वो ओड का मिलेगा, या जो सम होगा, क्योंकि जब डिफरेंट होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, ओड होते हैं भाई। तो यहां से तो ओड मिलेगा जब इवन ओड हो। सारी सिचुएशन ही डिस्कस कर ली ना हमने, या तो एस और टी दोनों ओड हो सकते हैं, या दोनों इवन हो सकते हैं, या एक ओड एक इवन हो सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो कौन सा ओड कौन सा इवन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों का सम ओड ही आएगा। अब अगर एक इवन एक ओड है तो यहां पे दो इवन होंगे और एक ओड होगा, है ना। तो जब दो एक इवन एक ओड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ओड आएगा, और जब एक इवन एक ओड होगा तो वो भी ओड आएगा, और जब ओड और ओड का डिफरेंस लोगे तो वो इवन आता है हमेशा। तो यानी आप चाहे जितनी मर्जी कंडीशन लगा लो यहाँ पे, अगर आप ये बात जानते हैं ना कि इवन और इवन का सम, इवन और इवन का डिफरेंस, ओड और ओड, तो आप इसको डेफिनेटली सोल्व कर जाते हैं। बात समझ में आई होगी सबको। तो यानी ये हमेशा इवन आएगा, आप जितनी मर्जी कंडीशन यहाँ पे लगा लो। क्लियर है, बात समझ में आई सबको, आसान था बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ओड, कि ये डेफिनेटली ओड होगा। अब देखो बच्चे, ये 2p 2r 2s ये तो 2 के मल्टीपल हैं, और अगर ये 2 के मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे, इवन होंगे। तो ये तीन जब इवन हो गए तो Q और T आपके पास क्या बच गया, Q और T आपके पास क्या बच गया। अब ये भी मत सोचो कि ये 2 के मल्टीपल हैं। आप ये हो सकता है कि सर पी क्यू आर एस थे ना, तो पी क्यू आर एस की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी ले लो आप, ये आएंगे तो तीनों, तीनों के तीनों 2 के मल्टीपल है, ये तो इवन ही आएंगे ना, इवन आएंगे। अब बच गया प्लस क्यू प्लस टी, है ना, और टू ऑफ देम आर ओड। अगर मैं मान के चलूं कि सपोज ये तो सारे इवन थे, कि ये दोनों ओड हैं, ये दोनों ओड हैं, अगर ये दोनों ओड है तो ओड और ओड का सम इवन होगा, तो इवन और इवन तो इवन आएगा, बट वो तो कह रहा है कि डेफिनेटली ओड है, नहीं है ना। बिल्कुल ये तीनों ही इवन है, तो क्यू और टी तो ओड होंगे ना, क्यू और टी अगर ओड है, अगर मैं इनको इवन भी ना भी मान के चलूं, ओड और ओड का सम इवन होता है, तो तब भी इवन आया, तो इवन प्लस इवन तो इवन होगा, तो ये किसी भी सूरत में नहीं बैठेगा। और ये अगर सपोज एक इवन एक ओड है तब भी ओड आएगा, एक इवन एक ओड है तब भी ओड आएगा, ओड प्लस ओड। लेकिन उसने डेफिनेटली बोला है, डेफिनेटली तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर क्यू और टी दोनों ओड है तो ओड प्लस ओड तो इवन होगा, और इवन प्लस इवन इवन होगा। तो ये शब्दों का बड़ा खेल है, ये ध्यान रखना, यहाँ डेफिनेटली बोला है। अगर डेफिनेटली वजह कैन होता तब एक अलग आंसर होता, तो ये सही नहीं है, डेफिनेटली नहीं आएगा, कैन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे ओनली वन जो है वो बिल्कुल राइट है, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। ठीक है, पी प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो टू से जो वन से डिवाइड होते हैं, और खुद से तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे प्राइम नंबर है। और सी कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर है बच्चे। ठीक है,
अब तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, तीनों को चेक करना है हमें। तो पहला है कि P प्लस सी डिवाइड बाय P माइनस सी कैन बी इवन। देखो मैंने पहले भी कहा आपको, यूपीएससी वर्ड से बड़ा खेलता है, शब्दों से बड़ा खेलता है। पिछले वाले में डेफिनेटली था, है ना, यहाँ पे बोल रहा है कैन, यानी कि पॉसिबिलिटी है। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा पॉसिबल है। अब देखो अगर आप P की वैल्यू सपोज यहाँ 2 लेते हो और कंपोजिट C की वैल्यू 6 लेते हो, और 2 माइनस 6 8, तो 8 माइनस 4, तो ये माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ माइनस और प्लस का कोई कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसने सिर्फ बोला कि इवन है, ठीक है, तो 2 एक इवन है ना, माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आप ये मत सोचो कि वो इवन में आएगा कि नहीं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो नेचुरल का पार्ट ले लेते हैं, तो हमने वो वैसा मान लिया है। बट ये डेफिनेटली होगा, सॉरी कैन बी इवन, ये हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे वही 2 और कुछ और लेते, सपोज हमने 2 और 6 लिया, सॉरी 2 और 4 लिया, तो 2 प्लस 4 2 माइनस 4, तो यही आपका क्या आ रहा है, यही आपका ओड आ रहा है ना। लेकिन उसने बोला कैन बी, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है किसी केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 2p प्लस सी कैन बी ओड, फिर से कैन कह रहा है 2p प्लस सी। अब 2 इंटू p, प्राइम नंबर 2 ले लिया हमने, 2 प्लस सी कुछ भी ले लो, सपोज हमने 9 ले लिया, कंपोजिट नंबर 9, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 9 13, ये तो ओड है ही, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर कैन है तो सारी वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन अगर एक जगह भी ओड आ गया ना, तो मतलब वो हो सकता है। लेकिन अगर डेफिनेटली बोलता तो हर वैल्यू पुट करने पे फिर ओड आना चाहिए था। डेफिनेटली का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू पुट करो वही आए, और कैन का मतलब है एक से भी आ गया तो वो पॉसिबल है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। पीसी कैन बी ओड, क्या पी और सी की मल्टीप्लीकेशन ओड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पी इंटू सी, प्राइम 3 है, कंपोजिट आपका कुछ भी ले लो, क्या ओड बोला है ना उसने, तो 9 ले लिया हमने कंपोजिट, तो 9 इंटू 3 27, एक ओड है, बिल्कुल पॉसिबल है ये भी, है ना। जरूरी नहीं है कि 3 इंटू 6 लेते तो 18 भी आ जाता, बट उसने कैन बोला है ना, तो कैन बोला है तो हो सकता है। तो यहाँ पे सारे 1 2 और 3 सभी ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो वर्ड का ध्यान रखो भाई, डेफिनेटली कैन, डेफिनेटली का मतलब है कि कोई भी वैल्यू पुट करके वही आए। कैन का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यू पुट करके कहीं एक से भी बन गया तो वही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन, और ये बच्चे ये देखो कि कितना इजी है, ये कितना इजी है। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब हम पेपर में क्वेश्चन सही सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार। देखो ये सारे प्राइम नंबर है, सबके सब प्राइम है, ठीक है। ये सारे भी प्राइम नंबर है, सबके सब प्राइम नंबर है। ये सारे भी यहां भी प्राइम नंबर है, ठीक है। बट यहां ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इस ग्रुप के अंदर सारे प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये ग्रुप सबसे डिफरेंट था। तो मात्र 5 सेकंड लगेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन आपको वो डेफिनेशन, वो चीजें वो पता होना चाहिए। अब आपने ये बेसिक वीडियो पूरी देख ली है, आपके 2 3 क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते एग्जाम में, बट उन्हें चूज करना है, प्रैक्टिस करनी है बच्चे। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व किया करो, और फिर क्विज भी प्रैक्टिस करना, बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया फिर से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज प्राइम नंबर, q इज कंपोजिट नंबर। p प्राइम है, ये देखो ये 2022 में पूछा गया। p अगर प्राइम है तो p की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 ये कुछ भी हो सकती है ना। फिर q कंपोजिट है भाई, कंपोजिट है तो 4 6 8 9 10 12 14 15 ये कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज। अब वो कह रहा है कि P इंटू क्यू कैन बी एन ओड नंबर। अगर कैन बी बोला है, क्या बोला है, कैन बी, तो कैन बी का मतलब चाहे एक से भी आ जाए, कैन वर्ड आया तो चाहे एक से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर P इंटू क्यू करूं मैं, तो क्या कैन बी ओड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि अगर मैं P की वैल्यू 3 लूं, Q की वैल्यू 9 लूं, तो 27 आएगा, हो गया ओड। 3 इंटू 9 27, तो कैन बी ओड, बिल्कुल सही है। Q बाय P कैन बी प्राइम नंबर, क्या Q को P से डिवाइड करने पे प्राइम नंबर आ सकता है, कैन बोला है फिर से, आ सकता है। आप Q को ले लो, सपोज Q क्या है, 10 है, प्राइम नंबर P 2 है, तो 10 बाय 2 5, तो 5 का एक प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आएगा ही, जैसे आप 15 ले लो या 14 ले लो,
ठीक है, 14 को प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो, ये किसी और को हर बार ही आएगा वैसे तो, लेकिन कैन भी बोला है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है P प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर। अब P प्लस क्यू कैन बी प्राइम। ठीक है, प्राइम, अब देखो एक 2 ही ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो इवन होता है, बाकी सारे ओड होते हैं। तो अगर मैं 2 में कोई भी, Q कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर कोई भी ऐड कर लो। 2 प्लस 4 6, 6 तो प्राइम नहीं है। 2 में अगर 6 ऐड करोगे तो 8 भी प्राइम नहीं है। 2 में 9 ऐड करोगे तो 11 प्राइम है, और यहाँ कैन भी बोला था उसने। और बाकी तो जितने भी ओड होंगे, और ओड में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे इस टाइप का तो बन ही जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सारे सही होंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, बहुत ज्यादा वो देखने की जरूरत नहीं है, कैन वर्ड आया तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी भी बन गई तो राइट आंसर हो। हाँ, डेफिनेटली आया तो बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो कितना हल्का क्वेश्चन है, लेकिन है उन्हीं पे, बिल्कुल जो सिंपल डेफिनेशन है। ये भी यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, हाउ मैनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय ओड नंबर। फॉलोड का मतलब होता है जस्ट आफ्टर। ठीक है, मतलब तुरंत बाद में, तुरंत बाद। और कहीं प्रिसीडेड आएगा बहुत बार, प्रिसीडेड। प्रिसीडेड का मतलब होता है जस्ट बिफोर। ठीक है, सब उससे पहले वाला। तो ऐसे कितने ओड नंबर हैं जिनके जस्ट बाद भी ओड नंबर है, मतलब दो कॉन्टिन्यूसली ओड नंबर आपको पेयर ढूंढने हैं। देखो एक पेयर तो यही मिल गया हमें कि 5 और 1 है भाई, 5 के तुरंत बाद 1 है, दोनों ओड है, ओड के बाद ओड है। फिर देखो ओड नंबर ये है 7 और 3, ये भी एक पेयर बन गया भाई। फिर 3 और 9 का भी एक पेयर बन गया भाई, क्योंकि 3 के बाद 9 एक ओड नंबर है। फिर ये 5 और 7, ये भी ओड नंबर के बाद ओड नंबर है। उसके बाद 3 और 1, 3 और 1, ठीक है। उसके बाद 1 और 5, ये भी एक पेयर है ऐसा ही। उसके बाद देखो और कहीं ओड नंबर 3 है, इसके बाद ओड नहीं है, 5 के बाद ओड नहीं है, 3 के बाद ओड नहीं है, 9 के बाद। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ। क्लियर है, बात समझ में आई। तो बहुत आसान भी पूछता है, बहुत मुश्किल, बट वो आइडेंटिफाई करने हैं हमें। देखो कितने मुश्किल क्वेश्चन लगे होंगे आपको जो कुछ हमने पीवाईक्यू 23 के किए इससे पहले सोचना, लेकिन वीडियो के बाद उनको सोचना आसान हो गया होगा। पहले बेसिक पे काम करो थोड़ी पे, इसके बाद क्विज भी जरूर देना, बिना क्विज दिए आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है, बेस्ड इसी पे है। ठीक है, कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, P and Q both are prime number। स्टेटमेंट 2 है P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर। तो इज P Q एन ओड इंटीजर, हमें बताना है कि क्या इसका आंसर मिल जाएगा हमें इन दोनों में से किसी स्टेटमेंट से। पहला ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, कि हाँ हमें पता चल जाएगा स्टेटमेंट 1 से। दूसरा है कि स्टेटमेंट 2 से हमें पता चल जाएगा, या दोनों को मिला के पता चलेगा हमें, या दोनों से भी नहीं पता चलेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो अगर P और Q दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो यही है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर, यही तो बोल रहा है। तो अगर ये प्राइम नंबर 2 है और ये प्राइम नंबर 3 है, तो 2 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई तो 6 होगी भाई। तो क्या ये ओड इंटीजर है? नहीं है, लेकिन वैल्यू वेरी कर रही है ना। अगर मैं P की वैल्यू 3 लूं और Q की वैल्यू 5 लूं, ये दोनों भी तो प्राइम नंबर है, तो यहां से तो 15 आया। तो एक बार यहां से इवन आया और एक बार ओड आया, तो हम एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 1 से हम नहीं बता सकते कि ये ओड है या नहीं है। ये पूछा है क्वेश्चन इज, आप ये मत सोचो कि पी क्यू ओड आना चाहिए, नहीं। ये बोला गया है कि इज पी क्यू एन ओड इंटीजर, क्या है। तो आपको यस और नो में आंसर करना है। तो यहां से यस भी है और नो भी है, कि हाँ ओड भी है और नहीं भी है, तो फिर तो आंसर नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं कर सकते। अब स्टेटमेंट 2 देखो भाई। अब स्टेटमेंट 2 में है P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर। अगर P और Q ओड इंटीजर है, ठीक है भाई, तो हमें देखना है कि पी क्यू क्या आएगा, पी और क्यू की प्रोडक्ट क्या आएगी। अब आप कुछ भी ले लो, अगर ये ओड इंटीजर है तो ओड कब आता है? या तो ये इवन हो, ये ओड हो, या कब आता है ये ओड हो ये इवन हो, तभी तो ओड आएगा। तो इवन और ओड की मल्टीप्लाई आप जब भी करोगे
तो वो हमेशा इवन ही आएगी। तो यानी आप जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा कि P एक इवन नंबर है 4, और ये एक ओड नंबर है 4 + 5 9, लेकिन 4 और 5 की प्रोडक्ट कितनी आई 20, है ना। आप और कुछ भी ले लो, ओ आपने 11 ले लिया, ई आपने सपोज इवन नंबर 6 ले लिया, तो 11 + 6 कितना हुआ 17, और दोनों की जो प्रोडक्ट करी आपने वो कितना आया 66। यानी कि यहां प्राइम नहीं बोला है स्टेटमेंट 2 में, यहां बोला है कि दोनों का सम ओड है, तो या तो ये इवन होगा ये ओड होगा, या ये ओड होगा ये इवन होगा, तभी तो ओड आता है, यही तो सीखा था हमने, है ना। तो कि जब दोनों डिफरेंट हो तभी ओड आएगा, और जब दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा इवन आएगी। तो यस, हम यहां से बता सकते हैं कि यस ये हमेशा इवन आएगा, ये हमेशा इवन आएगा। तो स्टेटमेंट 2 से पता चले हमें, तो यानी कि राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टेटमेंट 2 से हमें यह पता चला कि यस, कि पी क्यू एक ओड नहीं इवन इंटीजर आएगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को समझो, यूपीएससी के पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है यार। आईएएस आईपीएस ऑफिसर ऐसे ही थोड़े बन जाओगे, पूरे जिले की प्रॉब्लम से आपको डील करना है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। चलो नेक्स्ट। अब एक आध क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क जरूर बनता है, तो जब भी मैं आपको आगे सारी वीडियोज में पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सो दैट आप लोग चेक कर पाए, आप लोग समझ पाए चीजों को, कि अ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो किस तरीके की हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट उस पे दे दूंगा स्लाइड पे, बट आपको पहले यहाँ वीडियो पॉज करिए, पहले इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको चेक करना है, 3 पेयर वो बनते हैं, 1 2 और 3, -1 0 और 1, और -3 -2 और -1। तो ये आपको थोड़ा सा देखो, होमवर्क देने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जो पूरी क्लास आपने पढ़ी है उसको थोड़ा सा आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं, थोड़ा आप प्रैक्टिस करें, यही एक पर्पज है, और थोड़ा सा इंगेज रहें आप, एक लय ना टूटे आपकी, ठीक है। तो आपको जरूर बताना है, ठीक है, जो आंसर है इसके साथ आपको मैच कर लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर हर क्लास हर इसका सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आराम से, यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया कि ये 3 पेयर होंगे जो किसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले वो ट्राई करना है, फिर यहाँ पे आंसर उसका मैच कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये आज की हमारी पहली क्लास थी भाई, और नंबर सिस्टम की पहली क्लास थी। उम्मीद करूंगा कि आप सबको अच्छी लगी होगी, आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जाइएगा मत, 2 मिनट मेरी बातें जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि जिन लोगों ने बहुत दिनों बाद मैथ पढ़ा है, बहुत दिनों बाद चीजें देखी हैं, उनको थोड़ा कम समझ में आया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार और देखिएगा वीडियो। जिन लोगों को समझ में आया है, क्विज जाकर के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, पीवाईक्यू करवा दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें फिर उतना अच्छी नहीं हो पाएगी, तो आपको क्विज जरूर सॉल्व करनी है, ठीक है। और साथ ही मुझे डिस्कशन फोरम पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सो दैट हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते रहें, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल को आसान बनाएंगे मिल करके, लेकिन जितना एफर्ट मैं डालूंगा उतना ही एफर्ट आपको भी डालना है, चीजें आसान होंगी, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये कोर्स आप लोगों के लिए, कहीं नहीं जाना। देखो, बेसिक भी कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, पीवाईक्यू भी कवर करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए क्विजिज भी देंगे, और उनको अच्छा सॉल्यूशन, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी उसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलके बहुत बेहतर बनाना है, इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को खत्म करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। खूब सारी तरक्की करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, सो दैट इस बार आपका सी सेट किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।